अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। बेटा मैं आपका शाहिद सर फ्रॉम फ्यूचर एक्स आज आपके लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा ये भी बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये वाला चैप्टर इसमें हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, तो बिना अपना टाइम जाया किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हाँ जी बेटा, इस चैप्टर में हमारा एजेंडा रहेगा क्या? देखिए सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड देन आफ्टर दैट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। नाउ देखिए बेटा, जो ये ब्रीदिंग होती है या रेस्पिरेशन होती है, हमें पता है इट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स। देखिए इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है। नंबर वन इज इनस्पायरेशन, and number second is expiration. Inspiration and expiration. Inspiration is also known as inhaling and expiration is also known as exhaling. अब हमें वही देखना है कि हम जो एयर को इनहेल करते हैं या इनस्पायर करते हैं वो कैसे कर पाते हैं, या अगर हम एयर को एक्सहेल करते हैं या हम एक्सपायरेशन करते हैं एयर की, वो हम कैसे कर पाते हैं, वही मैकेनिज्म हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखोगे, देखिए बेटा चाहे इनस्पायरेशन हो या चाहे एक्सपायरेशन हो, इनस्पायरेशन हो या एक्सपायरेशन हो, इसमें होता क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर होता है। वेरी गुड, मूवमेंट ऑफ एयर ही तो होता है ना बेटा, मूवमेंट ऑफ एयर, चाहे वो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में हो या हमारे लंग्स से एटमॉस्फेयर में हो। और आप लोगों को पता है एयर जो मूव करता है वो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, लो प्रेशर मूव करता है। तो बेटा क्या मैं यहां पे कहूंगा कि एयर की मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब यहां पे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो। वेरी गुड, प्रेशर ग्रेडियंट जब यहां पे क्या होगा, क्रिएट होगा, तभी एटमॉस्फेयर से एयर हमारे लंग्स में आ जाएगा या हमारे लंग्स से एयर बाहर एटमॉस्फेयर में जा पाएगा। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि इस इनस्पायरेशन में क्या होता है जिससे ये एयर एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद हम एक्सपायरेशन की बात करेंगे। गॉट इट बेटा, शाबाश। नाउ अब हम देखेंगे इस इनस्पायरेशन में क्या होता है। इनस्पायरेशन, देखिए बेटा मैं थोड़ा सा यहां पे डायग्राम बनाता हूं सो दैट कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज आवर थोरैसिक कैविटी, गॉट इट। हाँ, ये हमारे लंग्स है, फिर इसके बाद आप मान लो ये हमारी रिब्स है, अब देखिए बेटा इनस्पायरेशन में होता क्या है, ध्यान से बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इनस्पायरेशन में सिग्नल्स आती है, दो मसल्स यहां पे इन्वॉल्व होंगी, ये पॉइंट भी आप पहले याद रखिए, उनको हम इनस्पायरेटरी मसल्स भी बोलते हैं, वो हम अभी देखेंगे। नंबर वन इज डायाफ्राम एंड नंबर सेकंड इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल
इंटरकोस्टल मसल। अरे बेटा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किसको हम बोलते हैं? जो मसल हमारे रिब्स के बीच में, फॉर एग्जांपल ये एक रिब है, नीचे से दूसरी रिब है, इनके बीच में जो मसल होती है उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। और ये पॉइंट भी आपने पढ़ा होगा या आपको याद होगा, ये जो इंटरनल, चाहे वो ये हमारी मसल होती है, कौन सी मसल? इंटरकोस्टल मसल होती है। ये दो होती है, बाहर से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और अंदर से इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। लेकिन यहां पे हमें किसके साथ डील करना है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के साथ। अब देखिए होता क्या है, यहां से सिग्नल आती है, कहां से सिग्नल आती है? हमारे नर्वस सिस्टम से। वो हम आगे देखेंगे फिर किस वाले पार्ट से सिग्नल आएगी। नर्वस सिस्टम से ड्यूरिंग इंस्पायरेशन सिग्नल आती है या एक्शन पोटेंशियल आता है किसकी ओर? यहां पे हमारा डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। ये हमारा डायफ्राम होता है। नर्व इंपल्स आती है एक तो डायफ्राम की तरफ, और नर्व इंपल्स जाती है हमारे यहां पे, आप मान लीजिए ये क्या है? इंटरकोस्टल मसल है, लेकिन कौन सी वाली? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इस डायफ्राम तक क्या आती है? सिग्नल आती है। सिग्नल आती है या नर्व इंपल्स आती है, एक्शन पोटेंशियल आता है, जिस वजह से होगा क्या? देखिए बेटा, जो ये हमारा डायफ्राम था, ये डोम शेप्ड होती है ये मसल, ये नॉर्मली इस तरीके से प्रेजेंट थी, लेकिन जो ही इसको क्या मिला? एक्शन पोटेंशियल मिला, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये डोम शेप था, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फ्लैट हो जाता है। यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये फ्लैट हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से फ्लैट बन जाएगी। बेटा जो ही ये फ्लैट बन गई, ध्यान से, जो ही ये मसल फ्लैट बन गई, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो जो ये हमारी थोरैसिक कैविटी है, इस थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। लेकिन बेटा वलाई बो भाई, बेटा यहां पे ध्यान रखिए, जो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जो ही हमारा डायफ्राम फ्लैट हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेकिन किस एक्सिस में? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। ये पॉइंट बेटा याद रखना है, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम क्या होता है? थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। नंबर 1, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने बोला यहां पे कि ये नर्वस सिग्नल या नर्वस स्टिमुलस किस मसल को मिलता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को मिलता है, जिस वजह से यहां पे देखिए, जो ये हमारा रिब केज है, जो ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को सिग्नल मिलती है, ये हमारे रिब केज को क्या करता है? ये इसको पुल करता है। क्या करता है? पुल करता है हमारे रिब केज को। किधर किधर? अपवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जो ही हमारा रिब केज ऊपर की तरफ खींचा गया, इस वजह से भी क्या होगा? क्या यहां पे थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा? जी सर, थोरैसिक वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाएगा, बट बेटा किस एक्सिस में? ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बेटा जी यहां पे आपने याद रखा कि थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, लेकिन यहां पे इस वाली एक्सिस में, दैट इज डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ये पॉइंट आपको याद रखना है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में आपका क्या हुआ? थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। इन शॉर्ट बेटा क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि हमारी जो ये थोरैसिक कैविटी है, इन शॉर्ट इस थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अच्छा, जो ही थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, क्या पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा? जी सर, पल्मोनरी वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो जाएगा। और बेटा जी आपने सुना होगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमें क्या बोलता है? वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। मतलब वॉल्यूम जो ही इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा, या अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हमारे पास यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो आप मुझे बताए जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? सर वो तो इंक्रीज होगा, सॉरी वो तो डिक्रीज होगा।
डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज हुआ? हमारे पास यहां पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ, यानी हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर एयर का क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। जब प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा क्या? एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर, हमारे लंग्स में प्रेशर कम, एयर मूव करेगा फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू आवर लंग्स, दैट इज यहां पे इंस्पायरेशन होगी। गॉट इट बेटा? इंस्पायरेशन में क्या होता है? वेरी गुड। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन? एक्सपायरेशन में क्या होता है? एक्सपायरेशन में क्या होता है अब हम वो देखेंगे। बेटा कुछ ज्यादा इसमें हमें करना नहीं है। यहां पे आप देखिए, एक मिनट, हाँ जी बेटा, इंस्पायरेशन में क्या हुआ? न्यूरल सिग्नल आई थी थ्रू फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व एक्शन पोटेंशियल मिला था, जिस वजह से क्या हुआ? जो ये डायफ्राम था ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फ्लैट बन गया था, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने हमारे रिब केज को ऊपर की तरफ पुल किया हुआ था। लेकिन जो ही एक्शन पोटेंशियल स्टॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अब इस वजह से क्या है, क्या होगा? जो ये डायफ्राम है जो नीचे फ्लैट हुआ था ये वापस अपनी जगह आ जाएगा। जो ही ये ऊपर की तरफ वापस आ गया, ठीक है बेटा, ये ऊपर की तरफ वापस आ जाएगा। अच्छा बेटा, जो ही ये ऊपर की तरफ वापस आ गया, क्या मैं यहां पे कहूंगा कि जो हमारी थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में? वेरी गुड। अच्छा, दूसरी चीज जो यहां पे किसने की थी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने। जो ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, उसने हमारे रिब केज को ऊपर की तरफ उठाया हुआ था। अब जो ही न्यूरो इंपल्स स्टॉप हो गई, ये मसल भी क्या करती है? रिलैक्स करती है। जो ही ये मसल रिलैक्स करती है, हमारा रिब केज किधर की तरफ वापस आ जाता है? ये वापस डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड वापस आ जाता है। जिस वजह से क्या होगा? डोर्सोवेंट्रल या वेंट्रोडोर्सल एक्सिस के, ये जो हमारी एक्सिस होती है, यहां से भी थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इन शॉर्ट बेटा होगा क्या? अरे सर होगा क्या? थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पे? पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। जब दोनों वॉल्यूम्स डिक्रीज हो गए तो यहां पे होगा क्या? इन शॉर्ट यहां पे होगा जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्लाइटली इंक्रीज होता है बेटा, स्लाइटली, स्लाइटली। ये पॉइंट बेटा आपको याद रखना है, क्योंकि आगे हम इस पॉइंट को फर्दर डिस्कस करेंगे। स्लाइटली हमारे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर में क्या आ जाएगी? इंक्रीज आ जाएगी। जब हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हुआ, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, एयर क्या करेगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा। यानी अब हम क्या करेंगे? हम एक्सहेल करेंगे, एयर को बाहर निकालेंगे। ये सिंपल प्रोसेस होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। गॉट इट बेटा? आई होप ये नॉर्मल मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। बट बेटा हमें यहां पे एक चीज का ख्याल रखना है। नॉर्मली हमने देखा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान होता क्या है, बट द थिंग इज, अब कभी कभार क्या होता है कि हमें फोर्सफुली एक्सपायरेशन की जरूरत पड़ती है। सर क्यों फोर्सफुली एक्सपायरेशन की जरूरत हमें पड़ती है? क्योंकि हमारी बॉडी में कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज हो जाती है। सर ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कब इंक्रीज होती है? बेटा जी जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान क्या होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। जब हम ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे ज्यादा वेस्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज्यादा टाइम के लिए रहा और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगा, H पॉजिटिव आयोन्स भी ज्यादा बनेंगे, वहां पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के खतरे होते हैं, और वो बहुत ही फेटल कंडीशन होती है बेटा। तो याद रखेंगे आप लोग, जब हम फिजिकल एक्टिविटी में होते हैं तब कुछ और मैकेनिज्म होता है, सिंपल मैकेनिज्म है बेटा, उसकी तरफ हम यहां पे आएंगे। देखिए बेटा होता क्या है, इसे मैं बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है? थोरैसिक कैविटी है। गॉट इट बेटा? अब देखिए
ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता क्या है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन नॉर्मली बेटा अगर हम देखते हैं ना, जो इनस्पायरेशन है नॉर्मल ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन, इनस्पायरेशन ये तो एक्टिव प्रोसेस होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है। बट जो हमारी एक्सपायरेशन होती है, एक्सपायरेशन होती है, ये क्या होती है? ये पैसिव प्रोसेस होती है, इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पैसिव प्रोसेस होती है। जब हम कब कहां पे होते हैं? रेस्ट में होते हैं। लेकिन बेटा जो ही हम फिजिकल एक्टिविटी में आते हैं तब ये एक्सपायरेशन जो है ये भी एक्टिव बन जाती है, ये भी एक्टिव बन जाती है। सर कैसे? वही तो मैं यहां पे आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है बेटा, देखिए होगा क्या, देखिए होता क्या है। जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इंक्रीज हो जाती है उस टाइम पे हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो एक्सपायरेटरी मसल्स को सिग्नल भेजता है। किनको? ध्यान से, एक्सपायरेटरी मसल्स। एक्सपायरेटरी मसल्स कौन सी होती है हमारी बॉडी में? बेटा याद रखोगे दो मसल्स होती है। नंबर वन इज एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, एंड नंबर सेकंड इज व्हाट? नंबर सेकंड इज इंटरनल। बेटा ये याद रखना है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये पॉइंट बेटा याद रखना है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किस में मदद करती थी हमें? अभी हमने देखा किस में बेटा, यहां पे देखिए ये जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थी ये किस में मदद करती है? इंस्पायरेशन में। वाइल जो हमने यहां पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल लिखी ये किस में मदद करती है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब कैसे होता है ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन? यहां पे आप नजर रखें। देखिए बेटा जो ही सिग्नल किसको मिलती है? ये डायफ्राम फॉर एग्जांपल, यहां पे हमारी एब्डोमिनल मसल्स होती है, एब्डोमिनल मसल्स होती है। देखिए एब्डोमिनल मसल करती क्या है? जो ही एब्डोमिनल मसल्स को सिग्नल मिलती है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। जो ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे डायफ्राम को थोड़ा ऊपर की तरफ, अ बिट मोर ऊपर की तरफ पुश करते हैं। यानी अगर ये नॉर्मली हमारा डायफ्राम यहां पे आता था, अब ये किधर आएगा? थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर आएगा। ओ जाना नान हिंस दरीशे तला मैं वन ये जो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में हमारी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम था, क्या ये बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा? जी सर ऐसा ही तो होगा। नंबर 1 पॉइंट। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या होता है? ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये क्या करता है? रिबकेज नॉर्मली कंट्रैक्ट होता था पहले, फिर रिलैक्स करता था, लेकिन ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इस हमारे रिब केज को फर्दर बिट मोर अंदर की तरफ पुल करता है, जिस वजह से ये जो हमारा रिब केज है इसका वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज होता है। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज होता है। किस एक्सिस में बेटा? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, जो भी हमने देखा। तो जब ये थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। इट मींस पल्मोनरी वॉल्यूम भी ज्यादा डिक्रीज होगा। सर इससे होगा क्या? जो ही पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ इससे होगा क्या? बेटा यहां पे देखिए जो हमारा क्या है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इससे पहले हमने देखा था वो क्या होता है? स्लाइटली इंक्रीज होता है, लेकिन इस कंडीशन में वो बहुत 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 ज्यादा इंक्रीज होता है। जो ही वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, एयर फोर्सफुली अब बाहर निकलेगी। जब एयर फोर्सफुली बाहर निकलेगी, जो परेशानी यहां पे क्रिएट हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आई होप कि बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना? हाँ जी बेटा ना। अब यहां पे आप नजर रखें, पहला टॉपिक तो हमारा हो गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नाउ दूसरा क्वेश्चन बेटा ये भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम।
ये क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाता है। सिंपल है, ज्यादा जनरलॉजी याद रखने की जरूरत है नहीं, सिंपल हम पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा और जो आप अच्छे से लिख सकते हो। देखिए बेटा, सबसे पहला वॉल्यूम जो आप याद रखोगे दैट इज टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? सिंपली बेटा, जब हम नॉर्मली क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं, ब्रीदिंग में हमने अभी देखा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। नॉर्मली जब हम ब्रीद करते हैं हम कितना अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं और कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और बेटा आपको पता ही होगा ये टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। ठीक है बेटा, नंबर 1। नंबर 2 दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ये आप याद रखिए। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम किसको बोलते हैं? देखिए बेटा, हमने टाइडल वॉल्यूम लिया अंदर, ठीक है, हमने इंस्पायर किया, टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया। इसके अलावा अगर मैं फोर्स लगाऊं, फोर्सफुली कितना अमाउंट ऑफ एयर में इंस्पायर कर सकता हूं? एडिशनल वॉल्यूम जो होता है, किसका एडिशनल वॉल्यूम? बेटा एक तो मैंने टाइडल वॉल्यूम लिया, इसके अलावा कितना अमाउंट ऑफ एयर में इंस्पायर कर सकता हूं फोर्सफुली, दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये होता कितना है? 2500 से लेके 3000 ml, यानी 2.5 to 3 लीटर। ये भी आप याद रख सकते हो। गॉट इट बेटा? नाउ तीसरा वॉल्यूम, थर्ड, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बेटा ये भी अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। व्हाट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? बेटा देखिए, टाइडल वॉल्यूम हम अंदर लेते हैं और टाइडल वॉल्यूम ही हम बाहर फेंकते हैं, एक्सहेल करते हैं। लेकिन अगर मैं फोर्सफुली मैं कितना एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाल सकता हूं फोर्सफुली, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितना अमाउंट ऑफ एयर में फोर्सफुली बाहर निकाल सकता हूं, दैट इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितना होता है? 1000 to 1100 ml। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। नाउ द लास्ट वन दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम? देखिए बेटा, जो ही मैंने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर निकाला, यानी फोर्सफुली एक तो मैंने टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाला और मैंने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर निकाला, अब हमारे लंग्स में कुछ बचा होगा कि नहीं बचा होगा? हाँ जी बेटा, बचता है अंदर। जो एयर हमारे लंग्स के अंदर बचेगा, चाहे हमने टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाला, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर निकाला, इसके अलावा कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर बचता है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि होता है 1100 to 1200 ml। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। ठीक है बेटा? ओके बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नाउ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है बेटा। मैंने आपको पहले ही बोला, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिनकी हाई पॉसिबिलिटी है आपके बोर्ड एग्जाम में आने की। गॉट इट? नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। देखिए बेटा, यहां पे आप पहले नजर रखिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल, दिस इज द सेल। हमें पता है इसी सेल में क्या होता है, हमारा फूड जो है वो ब्रेक होता है इनटू एनर्जी, यानी एटीपी। गॉट इट? एटीपी। लेकिन इस फूड को ब्रेक कौन करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अरे बेटा, रेस्पिरेशन तो यही है ना, फूड के साथ जब ऑक्सीजन मिलेगा वहां से हमें एनर्जी मिलेगी, एटीपी। गॉट इट बेटा? इट मींस हमें यहां पे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। और जब ये एटीपी बनता है, यहां पे वेस्ट भी निकलता है, एक और गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा क्या मैं यहां पे आपको कहूं कि जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, इसके लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। इट मींस हमें ऑक्सीजन चाहिए। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, इसको भी बाहर निकालना है। इट मींस इस सेल तक पहले हमें ऑक्सीजन को पहुंचाना है, नंबर 1, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का कैसे होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल से बाहर कैसे जाता है? वही हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। गॉट इट बेटा? नाउ पहला पॉइंट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आप याद रखोगे, दैट इज
कि जो ये ऑक्सीजन है 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि हमारी आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन पता ही है आपको, ये पॉइंट आप याद रखोगे, यानी एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ये आप याद रखोगे। और 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। गॉट इट बेटा, गॉट इट नाउ। अब जो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके बारे में भी अब याद रख लो कि 70% ये एज बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसफर होता है। अरे सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा क्या बाइकार्बोनेट, बेटा सब्र करो, आगे आने वाला है, हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कैसे कौन सी चीज बनती है। फिलहाल आप थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है बेटा। अच्छा, 23% एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जो आप याद रखोगे। गॉट इट। एंड जस्ट 7% ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। गॉट इट नाउ। अब हम सबसे पहले यहां पे देखेंगे जो हमारा ऑक्सीजन है ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। गॉट इट नाउ। देखिए मैंने आपको बोला ये जो ऑक्सीजन है 97% ये एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है। इट मींस ऑक्सीजन बाइंड होगा हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, ये क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। गॉट इट। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। बट बेटा यहां पे आप याद रखोगे, याद क्या रखना है आपको, इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी अगर वो फैक्टर्स मिलेंगे तभी ये इसके साथ बाइंड कर पाएगा। अगर वो फैक्टर्स वहां पे प्रेजेंट नहीं, अगर वो वाली कंडीशन वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटा देखिए ये वाली कंडीशन कहां पे होती है, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई, अरे बेटा एल्वियोलाई में ही तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, बाइंड होता है और फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी। अब देखिए कौन कौन सा फैक्टर यहां पे रेस्पॉन्सिबल होता है जिससे ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड होता है। नंबर 1 पॉइंट जो आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए। गॉट इट। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होना चाहिए। गॉट इट। तीसरा पॉइंट, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। सर क्यों, आगे हम देखेंगे। फोर्थ वाला, टेम्परेचर जो है वो भी कम होना चाहिए। अगर ये वाली 4 कंडीशंस है तभी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अच्छे से बाइंड होगा। गॉट इट नाउ। अच्छा, जब अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन किधर पहुंचेगा, हमारे लंग्स, सॉरी किधर पहुंचेगा बेटा, टिश्यूज में पहुंचेगा। अब टिश्यूज में क्या होता है, ये डिसोसिएट होता है, हीमोग्लोबिन अलग ऑक्सीजन अलग। ये डिसोसिएट तभी होगा जब क्या होंगी, इन कंडीशंस की अपोजिट कंडीशंस वहां पे होगी। सर क्या मतलब, अरे बेटा सिंपली यहां पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होना चाहिए। गॉट इट। अच्छा, इसके साथ साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना चाहिए। गॉट इट। इसके साथ साथ H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। एंड द लास्ट थिंग, टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, तभी ये डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन पॉसिबल होगी और ऑक्सीजन अलग और हीमोग्लोबिन अलग, और ये ऑक्सीजन हमारी सेल्स को मिलेगा, सेल्स में जाएगा। गॉट इट बेटा, इतना समझ में आया। अब यहां पे हमें इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, दैट इज जो कि आपके एग्जाम में पिछले ही साल बेटा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमें देखना है। देखिए ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, सिंपली बेटा ये ग्राफ होता है। क्या होता है, ग्राफ होता है जो हम प्लॉट करते हैं इन बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इन बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। सर सैचुरेशन मतलब यानी कितना ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ है, उसी को हम सैचुरेशन बोलते हैं। जब हम इन दो कंडीशंस के
बीच में ग्राफ डालते हैं, उसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, या जो एक कर्व हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सबसे पहला पॉइंट जो आप इसमें याद रखोगे, जो एक कर्व हमें मिलता है, इट इज sigmoidal in shape, ये पॉइंट आप याद रखोगे। सर ये सिग्मोइडल इन शेप क्यों होता है? ये पॉइंट हमें यहां पे याद रखना है। देखिए बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आप 2 दिनों से आपने कुछ नहीं खाया है, 2 दिनों से। जब अब मैं खाना आपके सामने रखूंगा, तो आप क्या करोगे? अरे आप तो उस खाने पे टूट पड़ोगे ना, पहले बहुत जल्दी 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 खाओगे वो खाना, लेकिन जो ही आपका पेट भरने लगेगा, आप अब खाना धीरे धीरे से खाओगे। गॉट इट बेटा? बेटा सेम यहां पे वही होता है, यहां पे आप नजर रखिए। देखिए बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है? 0, और हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन भी 0, यानी सैचुरेशन भी 0 है। अब जो ही हमने पार्शियल प्रेशर बढ़ाया, पार्शियल प्रेशर बढ़ाया, ये सैचुरेशन भी बढ़ने लगी। यहां पे आप नजर रखिए, सैचुरेशन भी बढ़ रही है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सैचुरेशन बढ़ रही है, लेकिन अब कम बढ़ रही है। अल्टीमेटली ये 100% तक पहुंच, बेटा 100% तो नहीं होता है, लेकिन अब आप याद रखिए, अल्टीमेटली जब तक ये 100% हमारा हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है। गॉट इट बेटा? इतना आपको समझ में आया? बेटा यही वजह है, अगर आप यहां पे नजर रखोगे, देखिए बेटा यहां पे हमारा 30, एक सेकंड में अलग कलर से बनाता हूं, जो ही पार्शियल प्रेशर हमारा 30 mmHg होता है, कितना? 30 mmHg होता है, यहां पे 50%, ये सॉरी, इस तरीके से यहां पे 30 mmHg पार्शियल प्रेशर हो जाता है, और 50% सैचुरेशन कंप्लीट हुई होती है। और जब ये सैचुरेशन, देखिए बेटा, जब ये पार्शियल प्रेशर 60 पहुंचता है, तकरीबन यहां पे 80 to 85% सैचुरेशन हुई होती है। ठीक है, हाँ जी, तकरीबन 85% सैचुरेशन हो जाती है। बेटा एक पॉइंट में यहां पे आपको समझाने वाला हूं, यहां पे आप नजर रखिए। देखिए जो ही पार्शियल प्रेशर कितना बढ़ा, 30 mmHg बढ़ा, कितनी सैचुरेशन हुई? 50%। गॉट इट? अब हमने और 30% क्या बढ़ाया? पार्शियल प्रेशर बढ़ाया, लेकिन सैचुरेशन कितनी बढ़ी? जस्ट 35%। 50 + 35 85। इट मींस व्हाट? इट मींस पहले तो बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो रही थी, लेकिन जो ही हीमोग्लोबिन बाइंड हो गया ऑक्सीजन के साथ, अब ये सैचुरेशन कम होती जा रही है। दैट्स व्हाई हमें ये सिग्मोइडल कर्व यहां पे मिलता है। गॉट इट? इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहां पे याद रखोगे, वो है क्या? देखिए बेटा, देखिए बेटा, हाँ देखिए, इसमें एक चीज आपको याद रखना है, दैट इज राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये कर्व कब राइट की तरफ शिफ्ट होगा और कब ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा? देखिए बेटा, आप मुझे बताइए, अगर ये कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, इट मींस सैचुरेशन ज्यादा हो रही है। गॉट इट? वेरी गुड। अच्छा, अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, इट मींस सैचुरेशन कम होती जा रही है, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रहा है। गॉट इट? अच्छा, अब आप ही मुझे बताइए, ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कब डिसोसिएट होता है? कहां पे डिसोसिएट होता है? टिश्यूज में। वेरी गुड, टिश्यूज में। इट मींस ये राइट शिफ्ट इस कर्व का कब होगा? टिश्यूज में होता है, हमें देखने को मिलता है। नंबर 1 पॉइंट बेटा आप ध्यान से सुनिए। और दूसरी चीज जो आप याद रखोगे, लेफ्ट शिफ्ट इस कर्व, ये हमारा कर्व है, ये लेफ्ट साइड की तरफ कब शिफ्ट होगा या कहां पे शिफ्ट होगा? हमारे एल्वियोलाई में, क्योंकि वहीं पे तो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या होता है बेटा जी? ये वहीं पे हमारा एसोसिएशन इन दोनों की हो जाती है। इट मींस लेफ्ट शिफ्ट हमें कहां पे देखने को मिलेगा? एल्वियोलाई। अच्छा, एक और चीज,
ये करो हमें एक और चीज बताता है कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। जो फैक्टर्स हमने अभी यहां पे डिस्कस किए थे, ये वाले फैक्टर्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहां पे क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो बेटा क्या मैं यहां पे आपको कहूं कि ये राइट की तरफ शिफ्ट कब होगा, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा, तभी ये हमारा ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। वेरी गुड। अच्छा, लेफ्ट की साइड या लेफ्ट शिफ्ट कब होगा इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। गॉट इट बेटा। अच्छा, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी कम होगी और टेम्परेचर भी कम होगा, तभी ये ग्राफ हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। गॉट इट बेटा। ये वाला ग्राफ भी आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारा पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट होता है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन सिंपल थी, आरबीसी में चला गया ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गया और उसने उसको क्या किया, वो उसको लेके चला गया। अच्छा बेटा, यहां पे पहले आप एक और पॉइंट भी याद रख सकते हो, जो ये हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जो ये हमारा हीमोग्लोबिन होता है बेटा, ये दो पार्ट से बना हुआ होता है, हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन पार्ट होता है, हीम हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। और ये जो हमारा ग्लोबिन है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी इसमें अमीनो एसिड्स, इसमें 4 अमीनो एसिड चेन्स होती है, 4 चेन्स होती है। और आपको पता ही होगा 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स, ये पॉइंट भी आपको पता होगा। और जो ये हीम है, हीम वाला पार्ट, ये किससे बना हुआ होता है, टेट्रा पाइरोल रिंग्स। अच्छा बेटा, ये पॉइंट आप याद रखोगे, इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, लेकिन किस फॉर्म में, फेरस फॉर्म में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फेरस फॉर्म में इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट वाला पॉइंट, हमें पता है एक हीमोग्लोबिन जो है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। नाउ अब हम देखते हैं, हाँ जी बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है। देखिए बेटा, देखिए ये हमारी आरबीसी है, या इस तरीके से मैं ही यहां पे बनाता हूं अब अच्छे से, सो दैट कि आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी आरबीसी है, गॉट इट। ये हमारा टिश्यू है। अब मैं एक सेल यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, सेल्स। अब इस आरबीसी ने क्या किया, इसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को यहां पे लाया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब इस सेल के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। और हमने अभी देखा कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म्स में बाहर चला जाता है। अभी 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 यहां पे बेटा हमने देखा था, हाँ जी, ये 70% बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में और 7% डिसॉल्व्ड फॉर्म में। तो वही हम बेटा जी यहां पे देख रहे हैं। हाँ जी, जो मैंने अभी बताया 7% तो ये डिसॉल्व होगा, यानी प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा और प्लाज्मा के साथ ही ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। और हमने देखा ये तकरीबन 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस ट्रांसपोर्ट होता है और 23% ये
कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब वही हम देखेंगे कैसे। ये तो अंडरस्टूड है कि डिसॉल्व हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट होगा। अब हम देखेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है। देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड चला आएगा किधर, आरबीसी के अंदर आएगा। गॉट इट बेटा। यूं ही ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आ गया, ठीक है बेटा। ये क्या करता है, ये यहां पे रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशलाइज्ड एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, सॉरी कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है। इसमें जिंक कोफैक्टर प्रेजेंट होता है, ये पॉइंट भी याद रख लीजिए अब, ठीक है बेटा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और ये क्या बनाता है, ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। लेकिन बेटा जो ये एसिड होता है ना, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये जल्दी जल्दी डिसोसिएट होता है। किस चीज में डिसोसिएट हो जाता है, एक तो बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव आयन। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। देखिए यहां पे आप नजर रखें, जो ये बाइकार्बोनेट आयन बना और H पॉजिटिव आयन बना, ये H पॉजिटिव आयन करता क्या है, ये उठ के इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे अटैक करता है। क्या करता है बेटा, अटैक करता है, और यहां पे डिसोसिएशन कराता है, यानी हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग। ये ऑक्सीजन उठ के किधर आएगा, अब सेल के अंदर आएगा। अरे बेटा अभी मैंने बोला था H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन टिश्यू लेवल में ज्यादा होनी चाहिए, तभी डिसोसिएशन होगी। समझ में आया बेटा। अब देखिए, ये जो H पॉजिटिव आयन अटैक करता है बेटा, इसी को हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट्स, बोहर्स इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट। व्हाट इज बोहर्स इफेक्ट, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट, उसी को हम बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं। गॉट इट बेटा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन अब डिसोसिएट हुआ, इसके साथ H पॉजिटिव आयन है, ठीक है बेटा, H पॉजिटिव आयन, और ये क्या करता है, यहां पे 23% इस कार्बन डाइऑक्साइड का इसके साथ बाइंड होता है, और ये हमारा बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जो मैंने बोला था अभी, 23% इसी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए बेटा, यहां पे हमारा बाइकार्बोनेट आयन बना, बाइकार्बोनेट आयन। देखिए बेटा, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन, जो ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये नेगेटिव चार्जेस के लिए परमिएबल होती है। क्या होती है, परमिएबल होती है, जिस वजह से बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में आ जाता है, प्लाज्मा में आ जाता है। लेकिन बेटा यहां पे तो एक प्रॉब्लम हो गई ना, जो ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर आया हमारे प्लाज्मा में, इससे होगा क्या, आरबीसी के अंदर चार्ज अनस्टेबिलिटी हो जाती है। इस अनस्टेबिलिटी को खत्म करने के लिए अल्लाह ने हमारे प्लाज्मा में सोडियम क्लोराइड रखा होता है बेटा। ये सोडियम क्लोराइड क्या करता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होता है, और ये क्लोरीन आयन उठ के इस आरबीसी के अंदर आ जाता है इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्ज, और इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, या इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं, हैमबर्गर इफेक्ट। बेटा वो वाला बर्गर नहीं, हैमबर्गर इफेक्ट। गॉट इट बेटा, हैमबर्गर इफेक्ट भी बोलते हैं। और यहां से क्या होगा, ये सोडियम इस बाइकार्बोनेट आयन के साथ बाइंड करेगा, और ये क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी फॉर्म में तकरीबन 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में। तो बेटा आई होप ये चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। गॉट इट बेटा। ना आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। देखिए बेटा, ये रेस्पायरेशन अभी हमने देखी,
इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, और नॉर्मली जब हम रेस्ट पे होते हैं एक तरीके से रेस्पिरेशन होती है, और जब हम क्या करते हैं एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे अलग तरीके से एक्सपायरेशन होती है। तो बेटा सवाल हमारे दिमाग में पैदा होता है कि हमारी बॉडी में अल्लाह ने ऐसा क्या रखा है जिससे हमारी बॉडी को पता चलता है कब मुझे कैसे रेस्पिरेशन करनी है और कब मुझे कैसे रेस्पिरेशन नहीं करनी है। तो वही हम देखने जा रहे हैं कि ये जो रेस्पिरेशन है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इसको कौन कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल करता है। बेटा जी यहां पे आप नजर रखें, रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ देखिए बेटा, देखिए याद रखिए जो ये रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है इसको कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। पता ही है बेटा, नर्वस सिस्टम इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखिए मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं, देखिए ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। नाउ अब हम इसको खत्म ही करते हैं और यहां पे मैं डायग्राम बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर ब्रेन, गॉट इट, दिस इज आवर ब्रेन। और आपको पता ही होगा कि ब्रेन स्टम जो होता है, सॉरी बेटा, हां इस तरीके से ब्रेन स्टम, गॉट इट। ब्रेन स्टम में क्या होता है, पॉन्स एंड मेड्यूला, नीचे पॉन्स एंड मेडुला। देखिए कौन कौन सी चीजें रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए हाँ, यहां पे मेडुला में हमारा रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर होता है, या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी हम उसको बोलते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। देखिए आगे वाला इसको हम बोलते हैं वेंट्रल ग्रुप ऑफ, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, सॉरी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का पार्ट है। और जो ये पीछे से होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। गॉट इट बेटा। नाउ अब यहां पे नजर रखिए, इस पॉन्स में भी एक और चीज प्रेजेंट होती है, एक और सेंटर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। गॉट इट बेटा, गॉट इट। दो चीजें, नंबर वन इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जिसके दो पार्ट्स थे, वेंट्रल वाला पार्ट एंड डोर्सल वाला पार्ट। गॉट इट बेटा। नाउ दूसरा सेंटर पॉन्स में प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। एक और सेंटर यहां पे प्रेजेंट होता है इसी मेड्यूला में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। गॉट इट बेटा। अब देखिए ये सभी चीजें कैसे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती है। पहले मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द थोरैसिक कैविटी जो हमने अभी देखी थी कुछ टाइम पहले। गॉट इट। दिस इज द थोरैसिक कैविटी, ये हमारी रिब्स, ये हमारी रिब्स आ गई, और यहां पे हमारा डायफ्राम, ये मान लीजिए हमारा डायफ्राम है। नाउ अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जब हम रेस्ट में होते हैं, रेस्ट में होते हैं तब क्या होता है, तब कैसे रेस्पिरेशन कंट्रोल होती है। देखिए जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है इसका जो है डोर्सल वाला पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम रखा था, DRGN। गॉट इट, DRGN यानी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये सिग्नल भेजता है, एक सेकंड में दूसरा कलर यहां पे यूज करूंगा, हां, ये सिग्नल भेजता है, किसको सिग्नल भेजता है, एक तो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को,
ध्यान से बेटा, और सिग्नल भेजता है किसको? हमारे डायाफ्राम को, हमारे डायाफ्राम को, जिससे क्या होता है, जो ही इनको सिग्नल मिलती है हमारा डायाफ्राम फ्लैट बन जाता है, ये फ्लैट बन जाएगा, और हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो इन टर्न क्या करती थी, हमारे इस थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करती थी। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और फिर क्या होता था, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता था। अल्टीमेटली इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता था, और जिस वजह से हम क्या कर पाते थे, इनस्पायरेशन कर पाते थे, इनस्पायरेशन कर पाते थे। गॉट इट बेटा जी? वेरी गुड। नाउ जो ही अब ये डोर्सल डीआरजीएन हमारा है, ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को स्टॉप करेगा। जो ही ये एक्शन पोटेंशियल को स्टॉप करता है, बेटा यहां पे नजर रखे, जो ही इसने एक्शन पोटेंशियल को स्टॉप किया, ये डायाफ्राम अपनी जगह वापस आ जाएगा। ये फ्लैट हुआ था, अब ये अपनी जगह वापस आ जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने क्या, हमारे रिब केज को ऊपर उठाया हुआ था, ये वापस अपनी जगह आएगी। अल्टीमेटली होगा क्या, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जो ही ये सब चीजें हुई, इट मींस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा स्लाइटली। रेस्ट की बात कर रहे हैं बेटा, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। और इस वजह से क्या होती थी, देखिए जो ही ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज हुआ तो एयर हमारे लंग से बाहर जाता था, और यहां पे पॉसिबल एक्सपायरेशन हो जाती थी, एक्सपायरेशन। गॉट इट बेटा? नॉर्मली कैसे, जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो कैसे हमारी बॉडी में ब्रीदिंग कंट्रोल की जाती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ना बेटा। अब सवाल है, सर सवाल क्या है बेटा? सवाल आपका जवाब मेरे यहां पे आप नजर रखें। देखिए बेटा, अब हमारे पास सवाल है। सर सवाल क्या है? सवाल है, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे हम दौड़ रहे हैं, चाहे हम खेल रहे हैं, या कोई और काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज हो जाती है, और इसके साथ साथ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होती है कि नहीं बेटा? वेरी गुड, होती है। अभी हमने देखा कैसे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। नाउ द थिंग इज, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई हमारी बॉडी में, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। अच्छा बेटा देखिए, हमारा जो हार्ट होता है ना, हार्ट, ठीक है बेटा, ये हमारा हार्ट है, ठीक है बेटा। अब यहां से ब्लड वेसल निकलती है, दैट इज एओर्टा, जो ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। सर आप हार्ट पे क्यों आ गए? अरे बेटा सब्र तो कर लो। देखिए होता क्या है, जो ही ये ब्लड किधर जाता है, एओर्टा से बाहर निकलता है। इस एओर्टा के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये वाला पार्ट जो आर्च लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एओर्टिक आर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एओर्टिक आर्च बोलते हैं। गॉट इट? एक तो एओर्टिक आर्च होता है, और यहां पे ब्लड वेसल अराइज होती है, कैरोटिड आर्टरी, सॉरी बेटा, कैरोटिड आर्टरी। गॉट इट? इसमें भी ब्लड जाता है। देखिए अल्लाह ने इस एओर्टिक आर्च में अलग कलर में यूज करता हूं, हाँ जी बेटा, इस एओर्टिक आर्च में और वॉल्स ऑफ कैरोटिड आर्टरी में स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स रखे होते हैं। क्या रखे होते हैं बेटा? स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स, जिनको हम कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं, कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं। देखिए बेटा जी, हुआ क्या, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा है, H पॉजिटिव आयंस की लेवल ज्यादा है। इन्हीं को सेंस कौन करता है? ये कीमो रिसेप्टर सेंस करते हैं। जब इन्होंने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज हुई है, H पॉजिटिव आयंस की लेवल इंक्रीज हुई है, ये कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये इस नीमोटैक्सिक सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। ये इस नीमोटैक्सिक सेंटर जो हमारे पॉन्स में होता है, उसको स्टिमुलेट करते हैं, और क्या बोलते हैं? ता जाना तावना प्यो, क्या स्वना
तावना प्यो, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स इंक्रीज हुई है, H पॉजिटिव आयन की लेवल इंक्रीज हुई है। अब ये नीमोटैक्सिक सेंटर करेगा क्या? ये स्टिमुलेट वापस करता है किसको? इस DRGN को। बेटा ध्यान से सीक्वेंस वाइज याद रखना है, ये नीमोटैक्सिक सेंटर फिर से एक्ट करता है किस पे? इस DRGN वाले रीजन पे। और ये इस DRGN वाले रीजन को बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, अभी आप ब्रीदिंग करा रहे हो, अभी आप ब्रीदिंग करा रहे हो, या आप सिग्नल्स भेज रहे हो फॉर इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के लिए आप सिग्नल्स भेज रहे हो, बट आप एक काम करो, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को कम करो। बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को कम करो। बेटा जी जब ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम होगी, ड्यूरेशन मतलब टाइम, जो हमारे इस रेस्पिरेटरी साइकिल को टाइम लगता था, इस नीमोटैक्सिक सेंटर ने क्या बोला इस DRGN को, ड्यूरेशन इंस्पायरेशन की कम कराओ, इंस्पायरेशन आप कम टाइम में कंप्लीट कराओ। इट मींस या जाना नान हिज दरीशो, तो इवन में जो ही ड्यूरेशन कम हो गई, क्या रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी? अरे सर हाँ, रेस्पिरेटरी रेट तो इंक्रीज हो जाएगी। जो ही रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो गई, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। गॉट इट बेटा, ये पॉइंट समझ में आ गया ना? लेकिन इससे हमारी बॉडी में काम चलने वाला है नहीं। इतने से ही ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स और H पॉजिटिव लेवल्स बैलेंस में नहीं आती है। एक और मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चलता है। देखिए कौन सा मैकेनिज्म चलता है, यहां पे और यहां पे तो थोड़ा हमें जम्बलिंग हो गई, यहां पे अब आप नजर रखें, ये वाला। हाँ इतना तो आपको समझ में आ गया। देखें यहां पे जो मैंने बोला था, एक और एरिया होता है दैट इज कीमो सेंसिटिव एरिया। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? मेड्यूला में। और बेटा हमें पता है, चाहे मेड्यूला हो चाहे पॉन्स हो, सारा कुछ हमारे ब्रेन का पार्ट है। और ब्रेन में एक चीज प्रेजेंट होती है दैट इज CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी क्या होगा इस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा होंगी, H पॉजिटिव आयंस की लेवल ज्यादा होंगी। और ये कीमोसेंसिटिव एरिया इस चीज को सेंस करता है कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, हमारी बॉडी में H पॉजिटिव आयन ज्यादा है। जो ही इस चीज को सेंस करती है, ये क्या करती है, ये कीमोसेंसिटिव एरिया क्या करता है, ये सिग्नल्स भेजेगा इस वाले रीजन को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के इस वाले रीजन को, VRGN, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, इस वाले रीजन को सिग्नल देगा। जो ही इस वाले रीजन को सिग्नल मिली, ये क्या करता है, ये अब स्टिमुलेट करेगा। बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये अब स्टिमुलेट करेगा दो मसल्स को। किन दो मसल्स को? नंबर 1 एब्डोमिनल मसल। सर हमने कहीं पे ही सुना है, वो जाना भी नहीं पा रहा ना मैं, अभी तो हमने देखा एब्डोमिनल मसल्स एंड किसको? इंटरकोस्टल मसल्स। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी मसल्स। जब ये स्टिमुलेट हो जाएंगे एब्डोमिनल मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स, ये क्या करते थे, हमारी थोरैसिक कैविटी का या हम थोरैसिक वॉल्यूम बोल रहे थे, थोरैसिक वॉल्यूम को ये क्या कर रहे थे, ये बहुत कम कर रहे थे। जो ही थोरैसिक वॉल्यूम कम हो गया, पल्मोनरी वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा कम होता था। और जब पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गया और जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता था, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, एयर हमारे लंग से गोली की रफ्तार से बाहर जाएगा, यानी फोर्सफुल
एक्सपायरेशन हो जाएगी, और वही तो हमें चाहिए था ना, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जिससे से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और फिर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। बेटा जी ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। गॉट इट बेटा? नाउ आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का, दैट इज रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। बेटा यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, यूजुअली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहला डिसऑर्डर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एज्मा। अस्थमा। बेटा ये अस्थमा नहीं, ये क्या है, इसको हम एज्मा बोलते हैं। गॉट इट? बेटा एज्मा में होता क्या है, देखिए ये एक ऐसा रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता है जिससे हमारी एयरवेज क्या बन जाती है, नैरो बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? नैरो बन जाती है। क्यों नैरो बन जाती है? क्योंकि हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो जाती है, और बहुत ही ज्यादा म्यूकस सिक्रेशन हो जाती है। जब म्यूकस ज्यादा बन गया हमारे रेस्पायरेटरी कैनाल में, या हमारे रेस्पायरेटरी कैनाल में इन्फ्लामेशन हो गई, इस वजह से क्या होगा, एयरवे जो है हमारी वो नैरो बन जाती है, और इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक साइन आ जाता है, दैट इज व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग, विस्लिंग साउंड आ जाता है, और ओब्वियसली डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। हम आसानी से सांस ले भी नहीं पाते हैं, छोड़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो सिकुड़ गया होता है, या उसमें इन्फ्लामेशन हुई होती है। गॉट इट बेटा? और कफिंग भी होती है, इसी को हम एज्मा बोलते हैं। गॉट इट? नाउ दूसरा वाला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट इज ब्रोंकाइटिस। बेटा एक पॉइंट आप याद रखेंगे, जहां पे भी आप ITIS या आइट्स देखोगे, इट मींस इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, तो बेटा आप खुद ही बता दीजिए व्हाट इज ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। गॉट इट बेटा? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। और जो ही ब्रोंकाई की इन्फ्लामेशन हो जाएगी, उससे क्या होगा, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन हो जाएगी, और जो ही म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा होगी, कफिंग होगी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफिंग होगी, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। गॉट इट? नाउ द थर्ड डिसऑर्डर दैट इज ऑक्यूपेशनल। ये असल में ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो एक इंसान को होते हैं ड्यू टू हिज और हर ऑक्यूपेशन। गॉट इट? इसमें कौन कौन सा आप याद रखोगे, देखिए बेटा, एस्बेस्टोसिस, ठीक है, या सिलिकोसिस। ये एस्बेस्टोसिस किन को होता है, एस्बेस्टोस वर्कर्स को होता है, और सिलिकोसिस यूजुअली स्टोन कटर्स को होता है। ये तीसरा डिसऑर्डर। एंड द लास्ट डिसऑर्डर दैट इज एम्फाइसीमा। व्हाट इज एम्फाइसीमा? देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, जो एल्वियोलर वॉल्स होते हैं, एल्वियोलर वॉल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाते हैं। देखिए बेटा यहां पे आप नजर रखें, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये एक एल्वियोलर है, ये दूसरा एल्वियोलर है, ये तीसरा एल्वियोलर है, ये एक और एल्वियोलर है, एक और एल्वियोलर है, एक और एल्वियोलर है। गॉट इट? अब इसमें हुआ क्या, यहां पे एल्वियोलर वॉल्स डिस्ट्रॉय हो गई, एल्वियोलर वॉल्स डिस्ट्रॉय हो गई, एल्वियोलर वॉल्स डिस्ट्रॉय हो गई, और ये वाली कंडीशन इस तरीके से बनती है। फिर अब आप मुझे बताइए, जो ही एल्वियोलर वॉल्स डिस्ट्रॉय हो गई, क्या जो रेस्पिरेशन की मेम्ब्रेन थी वो भी कम हो जाएगी? हाँ सर, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी तो कम हो जाएगी। फिर मेम्ब्रेन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है, वो कम हो जाएगी। जो ही सरफेस एरिया कम हो गया, इट मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कम होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कम होगा। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होगा तो उस वजह से क्या होगी, ब्रेथलेसनेस होगी। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। गॉट इट बेटा? ये है फोर्थ वाला डिसऑर्डर दैट इज एम्फाइसीमा। गॉट इट बेटा? आई होप कि ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा इस वाले चैप्टर में इतना ही
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।